हाँ, इस समय हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था भाग 3 मूल अधिकार, जिसमें क्या है, मूलभूत अधिकार है किसके लिए है, नागरिक, अनागरिक, विधिक व्यक्तियों के लिए 3 लोगों को अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक प्रावधानित है, उसमें से अगर हम बात करें कि इसकी 12 और 13 क्या हैं, सामान्य या असाधारण उपबंध हैं, किसमें, मूल अधिकारों के। लेकिन 14 से लेकर 32 क्या हैं, मूलभूत अधिकार है। ये समझना है आपको कि 12 और 13 क्या होता है। अनुच्छेद 12 और 13 एक साधारण उपबंध है, किसके संबंध में है, मूल अधिकार के। क्योंकि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और जिस राज्य की परिभाषा दी गई है उसका सीधा मतलब ये होता है कि मूल अधिकार किसके विरुद्ध हमें प्राप्त है। तो उसमें अनुच्छेद 12 में ये बता दिया गया है कि हमें किसके विरुद्ध मूल अधिकार प्राप्त है। तो 12 में जो राज्य को परिभाषित किया गया है उसमें से भारत सरकार है, संसद, राज्य विधानमंडल है, जैसे आपकी राज्य सरकार, जैसे आप किसे देखते हैं फिर स्थानीय प्राधिकारी, फिर आप किसे देखते हैं अन्य प्राधिकारी, इतनी बात करते हैं उसमें। तो 13 में क्या है, 13 वास्तव में क्या है, संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका क्या है, कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान करता है। यानी ये करता क्या है, उसे एक संविधान का और साथ ही मूल अधिकार का संरक्षक बना देता है। कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि मूल अधिकार का ही नहीं, हमारा सुप्रीम कोर्ट संविधान के सभी प्रावधानों का संरक्षक बन जाता है। कहाँ, अनुच्छेद 13 के द्वारा। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 है, इसमें अंडरस्टूड एक शब्द है जिसे कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, या जिसे आप कहते हैं क्या, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन है क्या, इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान किसी अनुच्छेद में है, तो बेशक संविधान किसी आर्टिकल में नहीं है। ये भी आप समझिएगा, जब मूल अधिकार किसी आर्टिकल में परिभाषित नहीं है तो आप न्यायिक पुनर्विलोकन की उम्मीद मत करिएगा कि परिभाषित है। हाँ, ये जरूर है कि न्यायिक पुनर्विलोकन माना जाता है कहाँ, अनुच्छेद 13 में, क्योंकि जो सिद्धांत हैं वो या जो प्रावधान कर दिए गए हैं अमेरिका से लेकर के, क्योंकि दुनिया के 2 संविधान, एक अमेरिका का संविधान और दूसरा भारत का संविधान, जहाँ पर जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत तो 2 ही देशों के संविधान में है। तो हमने कहाँ से इसे लिया था, वैसे देखा जाए तो संपूर्ण मूल अधिकार ही हमने किससे लिया है, अमेरिका से। लेकिन अगर बात किया जाए न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत की, तो पूछा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे क्या कि ये अमेरिका से ही लिया गया है, अमेरिकी संविधान से इसे भारतीय संविधान में लाया गया है। अब जुडिशियल रिव्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे खास बात होती है कि अमेरिका से ही, क्यों, क्योंकि वहाँ एक प्रोफेसर कार्बिन है। प्रोफेसर कार्बिन ने एक केस था वहाँ, मार्बल मेडिसिन करके कुछ नाम उसका है, उसी केस के थ्रू उन्होंने इस बात को बताया था कि न्यायिक पुनर्विलोकन है क्या। यानी अगर ये कहा जाए कि परिभाषा अगर न्यायिक पुनर्विलोकन की कहीं दी गई है तो उसी केस में दी गई है। केस आपको आगे बता दिया जाएगा क्योंकि केस आवश्यक है, कुछ मेडिसिन करके उसका नाम है, बहुत अच्छा केस है। उसी केस में प्रोफेसर कार्बन का स्टेटमेंट था, उन्होंने उसको अपना बताया था इसके बारे में कि आप जुडिशियल रिव्यू को मेडिसिन एंड मेडिसिन, हाँ यही नाम उसका, उस केस का मेडिसिन एंड मेडिसिन एक केस है जिस केस में जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन कर दिया गया था कहाँ, अमेरिका में। और अब संविधान में हम कैसे मान लें कि जुडिशियल रिव्यू अनुच्छेद 13 में है। तो जब अनुच्छेद 13 को आप पढ़ते हैं तो उसमें एक बात कही जाती है आपसे क्या, कि मूल अधिकारों से असंगत, किससे, मूल अधिकारों से असंगत और मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधियां वहां तक शून्य हैं जहां तक वह असंगत है, और इस असंगतता की जांच और इस अल्पीकरण की जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि कौन सी ऐसी विधि है, कौन सा ऐसा कानून है जो मूल अधिकारों से असंगत है, और कौन सा ऐसा कानून है जो मूल अधिकारों को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी उनका अल्पीकरण कर रहा है। और यही उसका बताना ही क्या है, जुडिशियल रिव्यू है। समझ गए बात, यही बात है, अपनी भाषा आप समझिएगा। यही उसका बताना कि कौन से ऐसे विधियां हैं जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं या उनके विरोध में हैं या उन्हें कम कर रही हैं, उसका यह समीक्षा करना ही क्या है, न्यायिक समीक्षा है। सीधी सी बात, आप उन्हें सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं इस बात को। और कार्विन ने भी यही कहा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय की वह शक्ति है जिसके
अंतर्गत है, जिसके अधीन क्या होता है कि विधानमंडलों के द्वारा पारित किए गए कानूनों या अधिनियमों का क्या किया जाता है, समीक्षा किया जाता है या जांच किया जाता है कि ये कानून क्या सही हैं इसके मूल अधिकार के लिए, या ऐसा तो मूल अधिकार को समाप्त कर दे रहे हैं। तो यही उसी के कार्बन ने क्या कह दिया, यही जुडिशियल रिव्यू है। अब मूल बात हम करते हैं कि 13 में है क्या। अनुच्छेद 13 में अगर देखा जाए तो बहुत अधिक उपखंड नहीं है। एक है 13(1), 13(2) और 13(3) ए है और बी है, दोनों हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए है, 13(a), 13(b) भी है। उसके बाद 13(4) है जो संसद की अपनी कह सकते हैं कि मनमानी और उसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए इसे एक संशोधन के द्वारा संविधान में लाके जोड़ दिया है। किसे? अनुच्छेद 13(4) को। 13(4) था नहीं पहले से, इसे लाके जोड़ा गया है एक संशोधन के द्वारा, जो कि आप जानते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971 का है। इसको आपको जानना चाहिए। ये कौन सा अमेंडमेंट है? अमेंडमेंट 24 1971 का। ये आपको पता होना चाहिए कि था नहीं ये, इसे आना विषय कब है। तो आप एक केस बहुत चर्चित है, केशव भारती नाम केरल राज्य, और वह केस कब का है? 1973 का। 1973 का ना वो। उस केस में बिल्कुल क्लियर किया जाएगा किसके बारे में, इसी 13(4) के बारे में क्लियर किया जाएगा, बताया जाएगा कि संशोधन विधि क्या है क्या नहीं। अब पहले समझिए कि आप बहुत शॉर्ट में, एक लेक्चर से हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। इन शॉर्ट में समझिए क्या कि अनुच्छेद 13(1) में है क्या, संविधान पूर्व विधियां यदि मूल अधिकारों से असंगत हैं तो वहां तक शून्य होंगी जहां तक वो असंगत है, सबसे पहली चीज। दूसरी बात 13(2) में क्या, संविधान पश्चात विधियां, यानी संविधान लागू होने के, यानी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके बाद कोई भी ऐसी कानून, ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों को कम कर रही है या उनके विरोध में उनका उल्लंघन कर रही है, तो वहां तक शून्य हो जाएगी जहां तक वह असंगत है। अब इसमें अगर ये कहा जाए कि 13(1) और 13(2) के लिए 3 सिद्धांत बड़े चर्चित हैं। इन सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में लेट डाउन किया है, सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। तो सबसे पहले क्या, ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत है। क्या सीधी बात है कि संविधान के पहले की जो भी विधियां हैं उन पर क्या कर दिया जाता है, अगर वो मूल अधिकारों को कम कर रही हैं या उन्हें शून्य कर रही हैं या उनसे असंगत है, उनके विरोध में उनका उल्लंघन कर रही हैं, तो क्या करता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे आच्छादित कर दिया जाएगा, यानी उस पर ग्रहण लगा दिया जाएगा। तब तक के लगा दिया जाएगा कि जब तक वो अगर, हाँ एक बात और ये भी समझिएगा कि जो 13(1) है ये भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है, यानी संविधान पूर्व की उन विधियों को रोक देगा जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, उन्हें आच्छादित कर देगा, उन पर ग्रहण लगा देगा, जो कि भीखा जी के केस में इसको लेट डाउन किया गया, इस कॉन्सेप्ट को वो ऐसा कर देगा कि आच्छादित कर देगा। लेकिन जैसे ही वह आच्छादन सुप्रीम कोर्ट का हटेगा, यानी कि वो जो किसी केस में जो जजमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अगर दोबारा कोई केस ऐसा आता है और किसी मामले लेके आच्छादन हटा दिया जाता है, यानी ग्रहण हटाया जाता है, तो पहले की जो विधि है वो पुनर्जीवित हो जाएगी, यानी स्वतः ही क्या हो जाएगी, जीवित अवस्था हो जाएगी। मतलब स्वतः ही आप कुछ करना नहीं है, जैसे ही ग्रहण का सिद्धांत हटा उस विधि से, वैसे ही क्या बन गया, वो स्वतः ही कौन जीवित हो जाएगा, वो विधि जो पहले से ही थी, संविधान पूर्व ही थी। संविधान पश्चात की बात किया जाए तो यहाँ बात करेंगे तो पृथक्करण का और त्याग का है, दोनों बातें यहाँ पर आती हैं। मतलब वर्जना का भी बात की जाती है कि क्या मूल अधिकारों को आप त्याग सकते हैं या नहीं त्याग सकते हैं। लेकिन दो कॉन्सेप्ट, एक क्या ग्रहण का सिद्धांत, एक पृथक्करण का सिद्धांत, ये दोनों बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना। तो हाँ, संविधान पश्चात विधियों में देखा जाए तो पृथक्करण का सिद्धांत, अगर कोई ऐसी विधि है जो किसी विधानमंडल, राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा हमारे पारित कर दिया गया है, कोई विधेयक आया है और उस विधेयक में जो सारे प्रावधान किए गए हैं उनमें से कुछ बातें अवैध हों, कुछ बातें क्या हों, कुछ बातें अवैध हों, तो वो अवैध बातों को क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, जुडिशल रिव्यू करके उन अवैध बातों को हटा देगा, यानी उन्हें रिमूव कर देगा। हटाने के बाद अगर वह अधिनियम, वह विधेयक ठीक ठाक कंडीशन में है तो कहेगा ठीक है, कोई बात नहीं, अब लागू कर सकते हैं इसको, क्योंकि अवैध भाग हट गया तो बाकी अधिनियम क्या हो गया, वैध हो गया, बाकी अधिनियम वैध है तो लागू होने देगा। और अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए उसके द्वारा कि नहीं भाई, वो जो हटाया तो उसका, जब उसको हटाया तो पूरा जो अधिनियम का उद्देश्य था वही समाप्त हो गया,
तो उस पूरे अधिनियम को ही क्या कर देगा, अधित्याग कर देगा, फिनिश, समाप्त कर देगा कि वे नहीं रहेगा ऐसा अधिनियम, मतलब अधिनियम ही नष्ट कर दिया जाएगा। अब उसे काम विधायिका का है कि कैसे उसे वो दोबारा फिर अपना विधेयक पेश करे, उस पर चर्चा परिचर्चा करे, उसके बाद क्या करे, वो नया अधिनियम ला करके पारित करे, जैसा कि वो मूल अधिकारों को ना कम करे, तब ऐसा हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है मामला। अब एक बात और समझिए, जो 13(1) आपका है, इसी में आच्छादन है, और 13(1) में एक खास बात और है कि इस लाइन को हमेशा कभी भूलना नहीं चाहिए कि जहाँ तक असंगतता वहाँ तक शून्यता, ये जानिएगा, जहाँ तक असंगतता वहाँ तक शून्यता। बस अगर ये लाइन आपके दिमाग में हमेशा फीड है कि कोई भी ऐसी विधि, कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकार को कम कर रहा हो या उसके विरोध में, उसके उल्लंघन में हो, तो वहाँ तक वो शून्य होगा जहाँ तक वो असंगत होगा। और उससे उसकी कह सकते हैं कि बीच का रास्ता ये सिद्धांत है, ग्रहण का सिद्धांत, आच्छादित कर लो, पृथक्करण कर लो, या पूरा कानून का ही अधित्याग कर दो, ऐसा कर सकते हो। यहाँ दोनों बातें हैं कि मूल अधिकार का अधित्याग आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक बात ये भी है, बार बार हम कह रहे हैं कि कोई ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत हो, मूल अधिकारों का अल्पीकरण कर रही हो, वह वहाँ तक शून्य है जहाँ तक असंगत है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि सर विधि क्या है, तो जानते संविधान में ही कहाँ आपका जो अनुच्छेद 13(3) है, यानी 13(3) सब क्लास 3 जो आपका है, आर्टिकल 13 सब क्लास 3, जिसमें विधि को परिभाषित कर दिया गया है। किस विधि की बात कर रहा है भाई ये बार बार, कि कोई ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से क्या है, संगत है, वो क्या होता है, उसे अल्पीकरण कर रहा है, शून्य हो जाएगा। तो विधियाँ कौन सी होंगी? कोई भी आदेश, कोई भी अध्यादेश, कोई आदेश हो, कोई अध्यादेश हो, कोई नियम हो, कोई विनियम हो, जो भी है, कोई नियम, विनियम, उपनियम, परनियम, रूढ़ी, प्रथाएं, सारा का सारा। अब अध्यादेश में आप समझ सकते हैं, जब अध्यादेश की बात की जाती है तो अध्यादेश जानते हैं, अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है और राज्यपाल जारी करते हैं। दो को इस बात का अधिकार मिला है, एक किससे मिला है? राज्यपाल को, एक मिला है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ मिली है? आर्टिकल 1, 2, 3 मिली है, यानी 1, 2, 3 कर दो, है ना। और राज्यपाल को कहाँ मिला है? 2, 1, 3 में मिला है। कोई समस्या नहीं होती है, लगभग मिलते हैं तो याद करना भी आसान हो जाता है। 1, 2, 3 में। अब राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करेंगे? राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता जब संसद सत्र में ना हो, संसद सत्र में नहीं है और कोई जरूरत आ गई है किसी ऐसे अधिनियम की, किसी ऐसे कानून की, तो वहाँ एक ऑर्डिनेंस कौन पास दे देता है? राष्ट्रपति हमारा आर्टिकल 1, 2, 3 कर देता है। ऐसे किसी राज्य में मान लीजिए कोई ऐसी जरूरत पड़ गई है कि विधानमंडल सत्र में नहीं, विधानसभा सत्र में है ही नहीं। जिन राज्यों में विधानमंडल उन्हें कहा जाता है जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था हो, कौन हो? विधानसभा भी हो, विधान परिषद भी हो, तो उन्हें विधानमंडल कह देते हैं। लेकिन जिन राज्यों में सिर्फ अकेले विधानसभा हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे विधानसभा ही कहा जाता है। उसे विधानमंडल, उस विधानसभा को अकेले ही विधानमंडल से हम संबोधित कर देते हैं। यही तो बातें होती हैं। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि विधानमंडल हमेशा द्विसदनीय ही होगा, क्योंकि भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानमंडल है, विधानसभा, विधान परिषद दोनों हैं। बाकी राज्यों में क्या है? विधानसभाएं हैं, सिर्फ विधानसभा। तो विधानसभा के संदर्भ में आपको यूज किया जाएगा विधानमंडल। आपको कन्फ्यूजन मत आइएगा कि यहाँ तो 2 सदन नहीं है तो कैसे विधानमंडल कह देंगे। तो विधानसभा को अकेले हम विधानमंडल कहते हैं जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर? तो राज्यपाल भी तभी जारी करेगा अध्यादेश जब मान लीजिए जो विधानमंडल का सत्र है वो ना चल रहा हो और कोई जरूरत पड़ेगी किसी कानून को राज्य में, तो क्या करेगा? अध्यादेश पारित कर देगा। अब अध्यादेश पारित करने के बाद क्या है? वो किसके अधीन है? विधि में है। वो विधि, अध्यादेश एक विधि है ना। मैंने कहा कि अध्यादेश, विनियम सभी रूल प्रथा सारी चीजें विधि हैं। तो विधि है, तो विधि शब्द परिभाषित किसने किया है? संविधान। और उसके बाद इंटरप्रेट या व्याख्या कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो विधि यानी यहाँ फंस कौन गया है? यहाँ स्वयं राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां भी कम हो गई किसके सामने? आर्टिकल 13 चूंकि न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति किसे मिली हुई है? ये मिली हुई किसे? सुप्रीम कोर्ट को। तो जाहिर सी बात है जब उसे ही मिली सारी शक्तियां, तो यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल भी उसके सामने, मैं ये कहूँ तो पानी भरते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप, कि उनका शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। अब इनका जो अध्यादेश है राष्ट्रपति या राज्यपाल का, 6 सप्ताह के बाद जब संसद सत्र में आए या राज्य विधानमंडल सत्र में आए तो 6 सप्ताह के अंदर उसे अनुमोदन करना होता है। इस बात को आप जानते हैं, संसद में पढ़ेंगे। और भाग 6 जो आपका संविधान का राज्य विधानमंडल है, राज्यों का जो संविधान है वहाँ पढ़ेंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि अध्यादेश अनुमोदन कितने समय पर कर देना चाहिए, नहीं तो अध्यादेश क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अध्यादेश एक विधि है, जब तक उसे
संसद सत्र में नहीं आ रही है, विधानमंडल सत्र में नहीं आ रहा है, तब तक ये मान कर चलिए कि वह ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश है वो अध्यादेश विधि के समान है, यानी एक कानून है वो। तो ऐसे भी कानून मान लिया राष्ट्रपति से सडनली किसी ऐसे ऑर्डिनेंस को पास कर दे या कोई अध्यादेश ऐसा जारी कर दे जिसमें ये वो मूल अधिकारों को कम कर रहा हो। जैसे मान लीजिए वो कह दे अचानक एक ऑर्डिनेंस दे दे क्या कि जीने में मरने का अधिकार शामिल है, क्या कह दिया जाए कि जीने में मरने का अधिकार शामिल है, तो वहाँ जानते क्या हो जाएगा, वहाँ पर ये मूल अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आर्टिकल 21 में क्या है, जीने में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, और उसे लगे कि आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी विधि को, उस अध्यादेश को क्या कर देगा, अवैध घोषित कर देगा। अब तो समझ गए उनकी बात, कोई समस्या नहीं है ना। ऐसे अगर व्यवहारिक तरीके से आप समझिए तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये विधि की परिभाषा, इसी लेके चैलेंज मामला है, इसी लेकर के चैलेंज भी है, ये भी आप समझिएगा। यही तो विवाद है, जब सुप्रीम कोर्ट संसद को लगा तो संशोधन करना शुरू कर देती है वो, और संशोधन करना शुरू करती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आप जो संविधान संशोधन करते हैं 368 में जाकर के ना, वो भी विधि के अंदर है, मेरे विधि के अंदर है, यानी विधि परिभाषा में है। वो आप आदेश तो दे रहे हैं, कोई विधेयक तो ला रहे हैं, तो भी मेरे इसी में मैं इसका भी पुनर्विलोकन कर सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है। तो संसद कहती है नहीं है। तो इसमें कई केस हैं। अब आप केस को अपनी बुक में देखिएगा, क्योंकि सवाल यहाँ से कई बार आए हुए हैं। ये मैं आपका ये कहूँ कि मैं रिवीजन करवा दिया हूँ। मूल अधिकारों से असंगत सभी संविधानेतर विधियाँ शून्य होंगी, ये बात भूलिएगा कभी नहीं, हमेशा याद है, जो भी मूल अधिकार से असंगत वो शून्य है। अगर ये आप समझते हैं तो इन सिद्धांतों को मिला के रख लेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा कब शून्य कब नहीं शून्य, ये सब मत परेशान होइए। वैध अवैध पृथक्करण करेगा, ग्रहण लग सकता है, उनमें से कुछ चीज़ों को आच्छादित कर लेगा, कुछ चीज़ों को चलने देगा, जो अवैध होंगे उन्हें क्या करेगा, आच्छादित कर लेगा, हटा देगा, या पूरे कानून को ही नष्ट कर देगा। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी शक्ति है ना। तो अब हम बात करेंगे कि इस पर एक सवाल उठता है, क्या संविधान संशोधन विधि है या नहीं है। जब आप आर्टिकल इसमें आप आर्टिकल 13 सब क्लास 4 को पढ़ना चाहते हैं, तो ये एक सवाल यहाँ तुरंत आ जाता है कि क्या संविधान संशोधन विधि है या नहीं है, क्योंकि टकराहट यही है, क्या संविधान संशोधन विधि है। ये तो चल ही नहीं रहा मार्कर, क्या संविधान संशोधन विधि है। अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे ना तो आप समझ जाएंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो कहा क्या गया 13 का, जब आप पढ़ते हैं यानी 13A की बात मैंने जिसको कहा कि विधि की परिभाषा है, 13A में लिखा गया है कि विधि के अंतर्गत क्या क्या है क्या क्या नहीं है। यही तो बात है, लिखा गया कि विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाला, क्या विधि का प्रभाव रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा सबके सब समावेशित हैं। यानी क्या किया, सबको बांध लिया। और आपको बता दें कि जब 13 विधि की परिभाषा दे दिया, आप लक्ष्मीकांत उठाइए, किसी बुक को उठाइए, उसमें यही बातें लिखी गई, सेम कोई डिफरेंट नहीं है। फिर कहता है कि अब इस मामले को लेकर विवाद शुरू हो गया कि क्या जो संसद संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया 368 में दी गई है, उसके अधीन जो संशोधन करता है, क्या वह विधि माना जाएगा। तो इसी विवाद हुआ। तो एक केस है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। कौन सा केस है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। उसी केस से झगड़ा लड़ाई इन लोगों का शुरू होगा। किसका किसका शुरू होगा, संसद और सुप्रीम कोर्ट की टकराहट शुरू होगी, है ना। कौन सा केस है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद, थोड़ा सा आप एकाग्र रहिएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूछा गया उससे कि क्या जो 368 है उसके अधीन जो संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं वह 13 के अर्थों में विधि हैं। किससे पूछा गया था,
सुप्रीम कोर्ट से। कहा गया कि ये बताइए माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि जो 368 के अधीन जो संशोधन किए जाते हैं क्या वह विधि है अनुच्छेद 13 के अधीन, 13(3) के अधीन। तो न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13 में जो विधि के बारे में बताया गया, विधि का जो परिभाषा दिया गया है, उस विधि के अंतर्गत विधानमंडल द्वारा अपनी किसी भी साधारण शक्ति से, यानी 245 अनुच्छेद 245 है, विधायी शक्ति किसकी, राज्यों की है ना, राज्य विधानमंडल की, के प्रयोग में बनाई गई विधि आती है, ना कि कोई संवैधानिक संशोधन विधि। ऐसा कहा था। किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा था। जब आप इसे पढ़ते हैं तो कहता कि भाई देखिए उसमें क्या आता है, उसमें आता है विधानमंडल द्वारा पारित कोई साधारण विधायी शक्ति जो राज्यों को प्राप्त है कि वो कोई अधिनियम बनाते हैं, एक सामान्य बहुमत से उसे पारित करते हैं, है ना। कहा उसको बारे में कहा कि ये विधि में आती है, ना कि संवैधानिक संशोधन विधि। उसे मना कर दिया इस बात को, यानी संवैधानिक संशोधन नहीं माना। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसे विधि कहाँ नहीं माना, शंकर प्रसाद माना भारत संघ में, यानी शंकर जी अब सज्जन होने वाले हैं। अगला केस है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के मामले में। आइए, है ना, क्या नाम है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। बनाम राजस्थान। इसमें सुप्रीम कोर्ट के मामले में जब गया उसके सामने तो उसे कहा कि उसी मत का अनुसरण कर लिया जो पहले था। तो क्या कह दिया, कहा कि मतलब सेम वही बात कह दिया कि राज्य विधानमंडल की जो सामान्य विधायी शक्ति है वो विधि में आती है, लेकिन संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया वो विधि नहीं है। फिर वही कहा, यानी शंकर जी क्या है, सज्जन है। तो शंकर जी और सज्जन जी की बात क्या हो गई, सेम हो गई। यानी सेम जो यहाँ कहा गया था वहीं सज्जन सिंह में भी कह दिया गया। तो इसका मतलब हुआ शंकर जी सज्जन हैं। ऐसा किसके सामने कहा जाएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब में। यही तो है, तीसरा केस है इस पर। कौन सा केस है, गोलकनाथ बनाम पंजाब। इस बात को आप समझिएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या कहा, पलट दिया। पहले कहा था शंकर जी सज्जन हैं और बाद में निर्णय पलट कहाँ रहा, गोलकनाथ में आकर के। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में निर्णय को उलट दिया। जो पहले अपने 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे रखा था कि संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया वो विधि में के अधीन नहीं है, कह दिया था पहले ना दोनों बार, यहाँ भी कहा। लेकिन गोलकनाथ केस में पलटने जा रहा है। क्या कहा कि संवैधानिक संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि माना जाएगा। अब कौन फंस गया, संसद। हाँ, समझ गया। यहाँ पहले कह नहीं है, पहले कह रहा कि संवैधानिक संशोधन जो संविधान संशोधन है, जो विधि बनाई जा रही है संविधान को संशोधित करके, वो विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ भी कह रहा कि ये जो विधि के अंतर्गत आएगा वो राज्य विधानमंडलों के द्वारा जो पारित किए गए हैं अधिनियम या कोई विधेयक है तो वो विधि के अंतर्गत आएंगे, ना कि संविधान संशोधन। अच्छा, संविधान संशोधन 368 में संविधान के तहत संविधान संशोधन करने की शक्ति राज्य विधानमंडल को है ही नहीं, खाली संसद को। इस बात को आप जानते हैं, समझे गए। तो यहाँ 2 जगह तो कहा कि ठीक है, संविधान संशोधन जो है, संविधान जो संशोधन किया जाता है वो विधि की परिभाषा में नहीं आता है, यानी अनुच्छेद 13(3) में बिल्कुल नहीं आता, 13(3) में नहीं आता है। लेकिन जब गोलकनाथ के मामले सुप्रीम कोर्ट को फिर मौका मिला तो भन्ना गया होगा जज अति हो गया हदी केस में, कहा कि बा उलटी देते हैं मामला। कहा ऐसा है बेटा कि संविधान संशोधन जो 368 के तहत कोई अधिनियम पारित कर संशोधन करोगे संविधान में, यानी 368 अनुच्छेद के तहत जो भी संशोधन करोगे संविधान के अंतर्गत, वो क्या हो जाएंगे, वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 13(3)(a) के तहत विधि हैं और उनका जो रिव्यू मैं कर सकता हूँ। किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने। अब फंस गया कौन, उसमें आप देखिए लिखा कहता है कि संविधान संशोधन द्वारा भी मूल अधिकारों की कमी नहीं की जा सकती है। सीधे कहा अगर कम करोगे तो मैं क्या करूंगा, ऐसे अधिनियम का क्या करूंगा, जुड़ से रिव्यू करूं, समाप्त कर दूंगा। और ये भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात में भी कह दिया कि यह मेरा निर्णय भविष्य लक्ष्य सिद्धांत का होगा। आने वाले जितने भी समय तक ये जो मैं निर्णय दे रहा हूँ ये पत्थर की लकीर है कि आगे आप ऐसा कुछ कर नहीं पाओगे। यानी उसके द्वारा ये बात कही गई। तो क्या कहा दिया उसने, कहा 13(3)(a) भविष्य लक्ष्य सिद्धांत लेके बैठा है।
उसने किसने कह दिया? जज ने। भविल लक्षी सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ होगा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। और उस सिद्धांत का संबंध किससे होगा? जो अनुच्छेद 13(3) का ए है उसके लिए है। समझ गए आप? समझे मिस्टर विशाल? बाउंस किया, समझ में आ गया? इसी के लिए है भविल लक्षी सिद्धांत, मतलब इसी के लिए है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और किसी नहीं, भविल लक्षी सिद्धांत ही उसका है कि हम जो कह रहे हैं ऐसा मत सोचिए। 13(3) भविल लक्षी सिद्धांत लेके बैठा हुआ है। अब आप आगे भी कुछ करोगे तो विधि में ही आएगा। अब संसद गई फंस, अब संसद फंस गई तो आप मुझे बताइए संशोधन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और संसद को अच्छा नहीं लग रहा था। अगर संसद की शक्तियों को कम करोगे तो क्या खुश रहेगी वो? तो फिर कहेगी भाई हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आपकी भाषा में जिसमें लिखा है कि संसद को ये बातें नागवार गुजरी, नागवार मतलब कष्टपूर्ण बातें इसके लिए थी। कहा रुको हम करते हैं कुछ भी आपकी नहीं व्यवस्था। तो उसने 24वां संविधान संशोधन 1971 में कर दिया। क्या कर दिया? उसने 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया और उस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 13 में 1 सब क्लास 4 जोड़ दिया। और उसमें कहा क्या? कहा इस अनुच्छेद की कोई बात आर्टिकल 368 के अधीन किए गए संशोधनों पर लागू नहीं है। यानी संसद ने क्या किया? संशोधन करके ही अपने आप को सर्वोच्च कर लिया। समझ गए बात? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं। हाँ, इसी में देखा, देखिए जब गोलकनाथ में कहा दिया गया था कि संविधान संशोधन करेंगे जो कोई अगर आप, तो भी 13(3) में विधि माना जाएगा। ऐसा किसने कहा दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने। अब टेंशन किसे था? संसद को। संसद को अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम्हें शक्तियां कम कर दिया। जब संशोधन, जो मेरी संशोधन करने की प्रक्रिया, संसद तो कहती है संशोधन की शक्ति मुझे है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता बेटा आपको संशोधन की शक्ति नहीं दी गई है, आपको संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई है। यानी संविधान कहीं लिखा नहीं गया कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की शक्ति है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया मात्र है। उसने कहा दिया तो गोलकनाथ ने कहा प्रक्रिया है, आप संशोधन की शक्ति नहीं है आपको। यानी वो विधि के अधीन है, मेरे विधि के अधीन है और मैं उसका जुडिशल रिव्यू करूंगा। अगर आप संविधान में कोई संशोधन कर रहे हैं 368 के तहत और जो मूल अधिकारों को कम करेगा या उसे क्या करेगा, असंगत हो जाएगा उससे, तो हम क्या करेंगे? उसका जुडिशल रिव्यू करेंगे। संसद को बात अच्छी नहीं लगी, उसे बुरी लगी। उसने कहा ठीक है, अब तो केस के थ्रू तो तुमसे लड़ नहीं पाएंगे, अब हम अपनी ताकत दिखाएंगे। संसद ने क्या किया? 1971 में संविधान में 24वां संशोधन ला दिया। यानी 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में 1 सब क्लास और जोड़ दिया। क्या? अनुच्छेद 13(4). अब समझ गए? अनुच्छेद 13(4) जोड़ दिया और कहा, उसमें क्या कहा? उसमें यह कहा दिया किस इस अनुच्छेद, यानी जो अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा दी गई है ना, यानी इस अनुच्छेद की कोई भी बात आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है के अधीन किए गए संशोधन पर लागू है ही नहीं। यानी संसद अगर 368 के तहत संविधान में कोई भी मूल अधिकारों में कोई भी संशोधन कर रही है तो जानते क्या होगा? उसे संशोधन माना ही नहीं जाएगा। मतलब ये 13 उस पर लागू नहीं होगा। 13 को नेग्लेक्ट कर दिया, कहाँ? 368 से अलग कर दिया। क्या कहा दिया कि जो 368 के तहत कोई भी संशोधन मैं करूंगा संविधान में मूल अधिकारों के लेकर के कहीं भी करूंगा तो उसे आप क्या करेंगे? आप ये नहीं मानेंगे कि ये 368 के तहत, मतलब इसमें लिखा गया ना कि इस अनुच्छेद की कोई बात 368 के अधीन किए गए संशोधन पर लागू नहीं है। यानी 13 को हटा दिया गया। अब जो नए पुनर्विलोकन की शक्ति थी सुप्रीम कोर्ट की, वो खत्म नहीं हो जाएगी? खत्म हो गई तुरंत। जब भाई विधि में नहीं आएगा, कोई संशोधन संसद ने कर दिया 368 में जाकर के, कोई विधि उसने संशोधन कर दिया, कोई भी अधिनियम ला दिया, तो जानते हैं उस अधिनियम को जब ये कहा दिया है कि अगर उस 368 के तहत में जाके मैं कोई संशोधन कर रहा हूं और मान मूल अधिकार में ही कोई ऐसा संशोधन कर दे तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ही नहीं पाएगा। समझ गया बात? क्योंकि फंसा दिया किसको? यहाँ एक मामला है, ये मामला क्लिष्ट है, दिमाग पे जोर आपको देना ही होगा। इन दोनों केसों में बात कही गई है क्या? संविधान संशोधन विधि नहीं है, ठीक है। 368 के अंतर्गत अगर संसद कोई संशोधन करेगी तो उसमें विधि नहीं मानते हैं तो उसका हम रिव्यू नहीं करेंगे, तो संसद आज़ाद नहीं है, ताकत तो नहीं है। और वहीं जब गोलकनाथ केस आया पंजाब में, कहा ना बेटा ना, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया आपको मिली है ना वो भी विधि है और मैं उसका पुनर्विलोकन करूंगा। अपने विलोकन जब करूंगा तब आपके उस संशोधन को रद्द भी कर सकता हूं। तो संविधान में भी किसी अनुच्छेद में मान लो 15 में कोई संशोधन करके जोड़ दिया जाए
तो जानते जब विधि के अंतर्गत है तब तो सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा, और कोई विधि कह रहा कि विधि है या नहीं है तो अब सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम कहाँ किया गया, 13(4) के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रहा नहीं गया, मौका मिलेगा तो बख्शेगा नहीं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, फिर एक केस पा गया ना, अभी इसको सही करेगा संसद को। इन गोलकनाथ पंजाब राज्य में जो कहा था ना, और इसके चिढ़ करके संसद ने जो संशोधन किया था, अनुच्छेद 13(4) बना दिया था 24वां संशोधन 1971 द्वारा। अब यहाँ पर जानते क्या होने जा रहा है, मौका मिलेगा किसी सुप्रीम कोर्ट को, केशवानंद बनाम केरल राज्य है भाई, भारत संघ नहीं है, बनाम क्या है, केरल राज्य 1973 के केस में क्या हुआ। ये मामला तो गया था किसको लेकर के, ये तो सवाल उठा लिया था ना, किसी संपत्ति का था, एक मठ का मामला था। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हलाल कर दिया संसद को, नहीं समझे। इसी में ये भी कहा दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग है, संशोधन कर सकते हो लेकिन आधारभूत ढांचे को छोड़कर। अभी संसद की तबाही होने वाली है। इसने किया क्या, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ, कहा कि सभी संशोधन को, जो संशोधन आपका 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा जो 13(4) संसद द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, उसे उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया, वैध घोषित कर दिया, अवैध नहीं। अगर चाहता ना तो कहता ये अवैध घोषित करता हूँ, यही शून्य हो जाता। नहीं समझे क्या, नहीं समझे बात। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो केशवानंद भारती के केस में जो गोलकनाथ में कह चुका था कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह 13(3)(a) के तहत विधि है, मैं उसका रिव्यू कर सकता हूं, और इसे क्या कह देता जो ये बना रहे हो ये मूल अधिकारों के साथ असंगत है, और इसे पूरा नष्ट कर सकता था। इस संशोधन को ही क्या कौन कर सकता था, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता। लेकिन ऐसा उसने किया नहीं, क्योंकि उसे लगा ठीक है कोई बात नहीं है, थोड़ी सी हमारी शक्ति कम ही हो रही। लेकिन जब मौका मिला केशवानंद में, तो जो इन्होंने एक बात सोची थी उसने 10 बात कर दिया। क्या कर दिया, उसी में उद्देशिका संविधान का अंग बनाया, कहा उसमें संशोधन कर सकते हो लेकिन आधारभूत ढांचे को छोड़कर। गले की फांस है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट संसद का। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा हथियार अपने लिए बना लिया जिसमें ब्लैक होल है, कौन सा शब्द आधारभूत सिद्धांत होगा और कौन सा नहीं होगा, इस संसद नहीं जान पाएगी। अब कौन जानेगा, सुप्रीम कोर्ट। यानी कौन से अनुच्छेद बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएंगे, इसकी परिभाषा संसद नहीं देगी, सुप्रीम कोर्ट अपने अनुसार देगा। तो संसद फंस गई। तो हमने कहा था ना, तू डाल डाल मैं पात पात। संसद ये सोचती थी कि मैं तो हर डाल पे हूँ, लेकिन उसने कहा बेटा परेशान ना हो, मैं हर पत्ते पे हूँ, तो मैं काट के गिरा दूंगा। तो उसमें आप जब पढ़ेंगे उसमें लिखा क्या कि वैध घोषित करते हुए कहा कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है। कहा ठीक है, कहा ठीक है, कहा संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है, लेकिन कहा कि संसद अगर चाहे तो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। कहा भी कि बेटा संशोधन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। कहा मूल अधिकारों में, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे को छोड़कर। मतलब आपको हम खेलने भी देंगे और मौका पाएंगे तो नहीं भी खेलने देंगे। नहीं समझे क्या, हाँ, यानी कि हमेशा बॉल मेरे पास होगी, तुम बैटिंग कब करोगे, 6 कब मारोगे, हम ये डिसाइड करेंगे। एक बॉलर अगर ये जानते, एक बॉलर अगर सही से बॉलिंग करना जान ही रहा हो तो जब चाहेगा तभी आप खेल पाएंगे, उसको नहीं खेल पाएंगे क्या। यानी गेंद हमेशा अपने पाले में रखा किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि चलो ठीक है, हम आपके इस 13(4) को वैध भी मानते, अवैध नहीं मानेंगे, और आप मूल अधिकारों में संशोधन भी कर सकते हैं, क्योंकि संवैधानिक संशोधन जो है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मैं विधि नहीं मानता हूं। आपकी बातों को मैंने मान लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन आज संशोधन भी करो। बट अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ा तो हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जुडिशियल रिव्यू, पुनर्विलोकन करेंगे, तो आपका बिस्तरा हम कर देंगे गोल। यानी पूरा सिद्धांत, आप पूरी शक्ति तो आपके पास रहेगी, लेकिन एक ऐसी मास्टर की मेरे पास होगी बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे हम लगाएंगे तो तुम्हारी चाबी काम नहीं करेगी।
जैसे मास्टर की अगर से आप लॉक कर दीजिए ताले को अपने, तो फिर वो ताला उस ताले को जो उसकी सामान्य चाबियां हैं वो खोल नहीं सकती। लेकिन हाँ बस हाँ, उसे मान लिया इस बात को, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ भैया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं तो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, सर्वोच्च। और यही अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट को बना दिया क्या, सर्वोच्च। अब फिर कोई केस है, सपोज करो, मान लीजिए कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, सपोज करो, एक एग्जाम्पल है कि आरक्षण फिनिश किया जा रहा हो। वैसे मैं जितना बोलता हूँ उतना सब होता रहता है। हमने बोला भी था कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारी सरकार यूट्यूब को नियंत्रित करेगी, है ना, मैंने बोला था। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ऐसा कर दिया कि राज्य में यूट्यूब को नियंत्रित किया जाएगा। बाकायदा मैं अगर चैनल चला रहा हूँ तो मेरे सारे डेटा को मुझसे लिया जाएगा, लेंगे मुझसे डेटा, मेरे इनकम का, मैं क्या उस पर बोलता हूँ, क्या क्लास देता हूँ आपको, सारी जानकारी हम रखी जाएगी। अगर मेरी जानकारियाँ अच्छी हैं तो उसका मुझे पेमेंट भी दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करवाने की बात चल रही, लेकिन बहुत अधिक आज़ादी आप समझ सकते हैं, हाँ, वो हमारी व्यवस्था के विपरीत हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है भाई, देखिए अगर बहुत अधिक आज़ादी यूट्यूब को ही दे दिया जा रहा है, दे दिया जाए तो क्या अच्छा है, अच्छा नहीं है, अच्छा है, अति किसी की ठीक चलती नहीं है। तो अगर सरकार नियंत्रण करना चाहे तो गलत नहीं, सही है। और हमने पहले कई महीना पहले आपसे चर्चा किया होगा, मैंने कहा भी था कि एक समय ऐसा आने वाला, चुनाव होने दीजिए, मैंने कहा था ना कि यूट्यूब पर भी नकेल कसी जाएगी इस भारत में, आसानी से, जितनी आज़ादी से जो जी में आता है बोल देते हैं लोग, बोलने से रोका जाएगा। बोलिए आप, रोक, बोलने से ही रोक, बोलिए आप, लेकिन आप ऐसा कुछ ना बोलिए जिससे अव्यवस्था उत्पन्न हो। तो 19 में आप जानते हैं, 19 से का आप पढ़े हैं ना, वहाँ का व्यक्ति आज़ादी आपको, ठीक है, आपको भाई आप इसके थ्रू, हाँ, बुरा ना लगे, आप डिजिटली जो भी कर रहे हैं उसका डेटा आप रखेगी हमारी सरकार, तो हम जितना बता देते हैं उतना होता है। फिर एक एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ किस बात को लेके, कि मान लीजिए सडनली रिजर्वेशन खत्म करने का एक संशोधन आ जाए, कहाँ, हमारे संविधान में 368 के तहत। अब यहाँ कह दिया गया है 368 के तहत जा करके संसद रिजर्वेशन को कहाँ 15(4) से उड़ा दे और 16(4) से उड़ा दे, और जो आपका 15(6) है यानी EWS, और जो 16(6) है EWS, दो वहाँ से गायब कर दे, उड़ा दे उन आर्टिकल्स को। अगर वहाँ से सबको एक साथ जा करके मूल रिजर्वेशन को संविधान से खत्म कर दिया जाए, किसी ने अगर केस कर दिया, सपोज करिए किसी ने भी केस किया, तो उस केस सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अगर उसने कहा ना आधारभूत ढांचे को छोड़ के संशोधन कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया बेसिक स्ट्रक्चर का आप वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, आप आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं, तो वहीं वो संशोधन किया गया संसद का फेल हो जाएगा, यानी वहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाएगी? सर्वोच्च। यही खतरा है कि संविधान में बहुत कुछ करने से पहले सोचना होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट खाली ये कह सकती है कि आरक्षण का दायरा इंदिरा साहनी, चंपक्कम दुराई राजन जो दो केस हैं, वो खाली ये कह सकता है कि आरक्षण किसी भी कंडीशन में 50% से अधिक नहीं होंगे, बस। लेकिन आरक्षण इसमें 50% से अधिक हैं, क्योंकि लगभग 50 उसी समय था, 49, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 27%, 21% और 2%, कितना हो गया? ये रिजर्वेशन इतना है ना, कितना है ये? 49-50 हो गए, तो 50 तो पहले से था, यही 10% और आ गया, 60% नहीं हो गया, तो गलत है, गलत है ना, ये होना तो नहीं चाहिए था, गलत है, नहीं होना चाहिए था ये 10%। हाँ, तो EWS को मान लो खत्म करना चाहे हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा। अब वो नहीं कर रहा है क्योंकि है कुछ रहता है कि देखिए, पहली चीज तो ये कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन का जो बेस था वो गलत तरीके से था, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन को आधार बनाया गया, लेकिन परिस्थितियाँ देश की बदली हैं, अब इसे आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अगर आर्थिक आधार पर भी इकोनॉमिकली जो वीक हैं, अगर उन्हें जो है रिजर्वेशन दिया जाए तो कितना अच्छा है, ऐसे लोग को नहीं दिया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट को भाई नेचुरल जस्टिस ही तो करना है, वहाँ कोई भी निर्णय करेगा तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करेगा, वो ऐसा जबरदस्ती करेगा नहीं। तो क्या जनरल, वो जो जनरल हैं उनमें क्या आर्थिक रूप से पिछड़ापन नहीं है? क्या है ना, तो इसी 10% दिया तो कुछ बोल नहीं, ठीक है, चलने दीजिए, कोई बात नहीं। ये केस हुआ था लेकिन उसे रद्द नहीं किया। क्यों नहीं रद्द किया? क्योंकि एक वाजिब है। अब हमारी संसद का दायित्व बनता है कि कुछ जातियों को रिजर्वेशन से अलग हटाना चाहिए,
जो जातियां सामाजिक, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से विकसित हो चुकी हैं, जिन जातियों में जो लोग हैं उन्हें निकाल करके रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। और जिन वर्ग, जो सभी वर्गों में, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, उसमें से देखिए कि कौन ऐसा है जिसे आरक्षण रियल में चाहिए, उसके लिए समीक्षा करवाइए। संसद का काम है कि समीक्षा करवाए। जैसे रोहिणी आयोग बना है, रोहिणी आयोग का रिपोर्ट जो आया, रिपोर्ट अभी ब्लैक बॉक्स में है। जिस दिन ओपन होगा, जिन बाहर आएगा, उस दिन आरक्षण की ऐसी की तैसी होने वाली है, जो मुझे पता है, जितना जो मैं बता रहा हूँ आपको। वो रिपोर्ट जब आएगा, तो रिपोर्ट को अभी प्रकाशित नहीं किया गया है। जब रिपोर्ट प्रकाशित किया जाएगा तो हम लोग जानेंगे इस बात को कि वास्तव में ओबीसी में कौन सी ऐसी जातियां हैं, या एससी में कौन सी ऐसी जातियां हैं। कमीशन इसके बनाए गए हैं, समीक्षा हो भी रही है कि कौन लोग हैं जिन्होंने आरक्षण का सब्सिडी लाभ लिया है। अभी हाल ही में हमारी सरकार ने एक बात की कि हम एससी का क्या करेंगे, उप वर्गीकरण करेंगे। इसके बारे में भी बहुत पहले बोला था मैंने। आज मैंने कहा था कि एक समय आएगा आपको समझ में सब कुछ आ सकता है। एससी का भी उप वर्गीकरण किया जाएगा, यानी एससी में ढूंढना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सामाजिक और शैक्षिक उत्थान कर लिया है, ये ढूंढना है। ये किसने इस बात को कहा गया। और जो अगर मान लीजिए कि ऐसे लोगों की संख्या क्यों थी, अब उनमें कुछ ऐसी जातियां हैं एससी में भी जिनका सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक उत्थान हो चुका है। आर्थिक तो आधार नहीं है आरक्षण का, सामाजिक, शैक्षिक उत्थान हो चुका है। अब उन लोगों को मान लीजिए उनकी संख्या, वही सबसे ज्यादा लाभ लेते, पहले भी लेते थे, आज भी ले रहे हैं, तो उनको कहा जाएगा कि जो शैक्षिक और सामाजिक उन्नति कर चुके हैं उनका रिजर्वेशन 7% कर दो, और बाकी जो बचेगा वो डिवाइड कर दो किसमें, जो बहुत पीछे हैं। यानी कि जैसे उसमें कनौजिया, जैसे उसमें पासी, बहुत सारी जाति है एससी में। तो ये खेल है ये। अब ऐसे ओबीसी के लिए भी रोहिणी आयोग बना हुआ है। अभी रिपोर्ट आया नहीं है, जब आएगा तो आप देखेंगे इस बात को कि, लेकिन एक समस्या फिर आके खड़ी होती है कि आप इन सब बातों को ध्यान में रख करके जब संविधान में जाके संशोधन करना चाहेंगे, इस बात को लेकर के, किसका, एससी को लेके, ओबीसी को लेकर के, अगर सुप्रीम कोर्ट को लग गया स्वा मोटो, या किसी ने केस कर दिया किस बात को लेके कि यह हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहे हैं, तो वर्गीकरण नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। नहीं समझे? ताकत कौन है? अंत में घूम फिर के सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में अटक गई। अब उसी पे है। तो ये था अनुच्छेद 13। इसमें कुछ और भी बातें हैं जिन्हें नहीं रखा गया है, क्योंकि पूछा जाता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत भारतीय संविधान में क्या संगतता है, या क्यों रखा गया है, या भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 में जो संक्षिप्त रूप में न्यायिक पुनर्विलोकन की बातें की गई हैं, क्या भारतीय संविधान के लिए यह ठीक है, या न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान में रखने का क्या औचित्य है, या संविधान सभा की क्या सोच थी कि उसने संविधान में अनुच्छेद 13 के तहत क्या रखा है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे दे रखी है सुप्रीम कोर्ट को। ऐसे बहुत टाइप के सवाल मेंस में आपके सामने हो सकते हैं, क्योंकि जुडिशल रिव्यू है आपके सिलेबस में, ऐसा मत सोचिएगा। न्यायिक समीक्षा आपके सिलेबस में है, पहले मैं पढ़ा भी चुका हूँ, शायद न्यायिक सेक्रेटरी पढ़ाया हूँ, जुडिशल एक्टिविज्म है ना, तो जुडिशल रिव्यू भी शायद चर्चा हुई, या नहीं पढ़ा तो भी पढ़ा चुका हूँ। तो ये समझिएगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, या आप इससे क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में इसे रखने की क्या औचित्य है। ऐसे सवाल यूपीएससी के और आपके स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस बात करिए, खास करके पीसीएस की बात करते हैं, या बिहार, जहाँ भी डिस्क्रिप्टिव मोड पर जीएस संविधान रखा गया है, वहाँ यूँ समझिए इसकी महत्ता, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो वहाँ पूरा का पूरा बना हो। तो सारी बातें अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।